हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देखे हैं कि आज की वीडियो में हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जो बाल विकास के 2014 में जो कि पेपर हुआ था। आपका 23 फरवरी 2014 को जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसका आज हम बाल विकास के पूरे 30 प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि कितने प्रश्न हैं जो कि आप आज पूरे आसानी तरीके से हल कर ले रहे हैं और कितने प्रश्न, मतलब कहने का यह है कि आप प्रश्नों के लेवल को जांचेंगे, ठीक ना। तो इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, ठीक ना। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कैसे होता है आपको यही बताना है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो अस्थायी होती है और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो अस्थायी होती है, मतलब कुछ समय के लिए आती है पुनः और इसके बाद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक ना। तो सबसे बेस्ट जो अभिप्रेरणा या मोटिवेशनल है तो अस्थायी मोटिवेशनल है, ठीक है। चलिए यही देखते हैं कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम होता है, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण होता है, जन्मजात तथा अर्जित होता है, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन होता है, ठीक ना। तो जब आप देखेंगे तो जो एक महान मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है अब्राहम मैस्ले। अब्राहम मैस्ले ने अभिप्रेरणा को दो भागों में वर्जित किया है। उनका कहना है कि जो अभिप्रेरणा होती है जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है, ठीक ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो जन्मजात अभिप्रेरणा होती है वो अस्थायी होती है, ठीक ना। और जो अर्जित मतलब जो हम समाज से सीखते हैं या समाज से जो अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं उसे हम अर्जित अभिप्रेरणा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक होती है जन्मजात और एक होती है अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरणा जो होती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा कही जाती है और जो अर्जित अभिप्रेरणा होती है वह बाह्य अभिप्रेरणा कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, ठीक ना। तो जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है कि नकारात्मक हो सकता है कि आपका शून्य हो सकता है कि ए सभी हो सकता है, ठीक ना। आपको यही बताना है। तो आपको बता दूं कि सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का स्थानांतरण होता है दोस्तों, वह सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है, बिल्कुल शून्य भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग किसको मानेंगे, ये सभी को मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य सभी भागों में हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मत अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, ठीक ना। कौन ऐसा मत है जो अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। तो मनोविश्लेषणवाद करता है कि संबंधवाद करता है कि व्यवहारवाद करता है कि आपका गेस्टलवाद करता है। मैं आपको बता दूं, सीखने की अंतःदृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन एक जर्मनी के महान मनोवैज्ञानिक हैं और उस महान मनोवैज्ञानिक का नाम है गेस्टलवाड। ये कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के, जिन्होंने अंतःदृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या की है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को आप लोग याद रखेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं तो जर्मनी के रहने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था, ठीक ना। तो जो निरर्थक शब्दों का प्रयोग करने वाले सीखने की सामग्री में जो उस महान मनोवैज्ञानिक का नाम आपको बताना है वो कौन थे। तो विलियम जेम्स थे कि स्कैनर थे कि आपका एबिंगहास थे कि आपका बार्टलेट थे। तो आपको बता दूं उस महान मनोवैज्ञानिक का नाम था एबिंगहास और एबिंगहास का कहना था कि जो निरर्थक शब्द होते हैं वे भी सीखने की डिक्शनरी में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीखने के नियम दिए थे, ठीक ना। तो सीखने के नियम किन्होंने दिया था, पावलाव ने दिया कि स्कैनर ने दिया कि थॉर्नडाइक ने दिया कि कोहलर ने दिया, ठीक ना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बता दें कि यूपी टेट में ऐसे प्रश्न बहुत पूछते हैं कि यह नियम किन्होंने दिया है, ठीक ना। ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ लिए थे, ठीक है। तो सीखने के नियम दिए थे, किसने दिए थे, तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने दिए थे दोस्तों, थॉर्नडाइक ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें जो थॉर्नडाइक थे या यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के थे दोस्तों, तो यह जो थे आपके यूएसए के महान मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सीखने के नियम 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। पहला नियम था तत्परता का नियम,
दूसरा का नियम था प्रभाव का नियम और तीसरा नियम था अभ्यास का नियम, ठीक ना। तत्परता और प्रभाव और अभ्यास तीनों इनके नियम थे और ये बात याद रखेंगे, थॉर्नडाइक ने दिए थे सीखने के नियम, यूएसए से बिलोंग करते हैं, ये भी बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं सीखना है। सीखना क्या है? तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है कि अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है कि आपका व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है कि आपका ये सभी होता है, ठीक ना। तो आप जब इसको देखेंगे तो एक छोटा सा बच्चा भी इस प्रश्न को हल कर सकता है। सीखना क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, अनुभव में परिवर्तन होता है, अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं कि अभिवृद्धि कहते हैं कि गतिशीलता कहते हैं कि आपका आनुवंशिकता कहते हैं, यही बताना है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। विकास करेंगे तभी भी उसको अभिवृद्धि बोलेंगे और शारीरिक वृद्धि भी होगा तो उसको भी क्या बोलेंगे? अभिवृद्धि बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष के एक मानसिक क्रिया है, ठीक ना। यह कथन दिया था, किन्होंने यह कथन दिया था कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है, आपको यही बताना है, ठीक ना। तो डीवी द्वारा कहा गया कथन है कि आपका गिलफर्ड द्वारा कहा गया है कि क्रूज द्वारा कहा गया है कि रास द्वारा कहा गया। तो मैं बता दूं, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह रास का कथन है, ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। रास के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया होती है और उन्होंने ये बात को कहा था। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यही बताना है आपको कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो सबसे पहले कथन को पढ़ेंगे। पहला कथन है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, कुछ बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, किनमें आईक्यू अलग होता है, किसी में आईक्यू अलग होता है, सीखने समझने की क्षमता अलग होती है, ठीक ना। तो विशेष बच्चे जो होते हैं ना, अलग अलग संस्कृति के अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, चलिए समझते हैं बात को। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। जब आप इस चारों ऑप्शन को देखेंगे ना, तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी आपको मिलेगा, ये बच्चा के दृष्टि अकॉर्डिंग सही कर रहा है, ठीक ना। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है और प्रत्येक बच्चा अपने आप में महान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है, यही आपको बताना है। बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है या बाल मनोविज्ञान है, चाहे आपका सीडीपी है, चाहे जो भी बाल विकास की अवधारणाएं हैं, जो किसको आधार मान के दी जाती हैं या केंद्र मान के दी जाती हैं, अच्छा शिक्षक को कि बालक को कि शिक्षण प्रक्रिया को कि विद्यालय को। तो आपको बता दें, जो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है वह बालक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक को ही ध्यान में रखते कोई भी शिक्षा पद्धति लागू की जाती है, ठीक ना, ये बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी स्मृति की विशेषता होती है, ठीक ना। अच्छी स्मृति की विशेषता मतलब, अच्छा स्मृति का मतलब मस्तिष्क से है दोस्तों, मेमोरी से है, ठीक है। तो अच्छी मेमोरी की विशेषता होती है शीघ्र पुनः स्मरण, बिल्कुल बात सही है। शीघ्र पहचान करना, ये भी बात सही है। अच्छी धारणा, ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। मैं आपको यहीं पे एक टिपिकल बात बता दूं कि जो यूपी टेट का मैं जितना भी प्रीवियस ईयर कवर किया हूं, अब तक एनालिसिस किया हूं, उसके माध्यम से मुझे मिला है कि जो आ लेवल मतलब ये सभी प्रश्न आता है ना, जब आपको कुछ भी नहीं आया ना, तो चौथा वाले के साथ चले जाइएगा, ये सभी को सही कर लीजिएगा। जब कुछ ना आए तब, ठीक ना। अब तक ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहा जिसमें ये सभी गलत रहा, ठीक ना। इस बात को याद रखेंगे। तो यूपी टेट की यह प्रक्रिया काफ़ी अच्छी रही, जो 1 नंबर आपको मुफ्त में मिल सकता है अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो संवेग शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो संवेग होते हैं ना, वो इमोशनल होता है। क्या होता है? इमोशन होता है, इस बात को याद रखेंगे। जो संवेग होते हैं वो आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देते हैं, ये बात को याद रखेंगे। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रोध और भय होता है, कि स्नेह तथा प्रेम होता है, कि आपका उत्तेजना या भावों के उथल पुथल होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर यही डी वाला ऑप्शन में सभी दिया होता तो मैं सभी को मान लेता, ठीक ना। लेकिन क्रोध और भय को भी संवेग बोलते हैं, स्नेह तथा प्रेम को भी संवेग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आप सही मानेंगे। क्यों मानेंगे? कि देखिएगा, उत्तेजना एवं भावों का उथल पुथल ही संवेग कहलाता है, ठीक ना। भावनाओं का उथल पुथल ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है, इमोशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है। यही आपको बताना है कि जो कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है वह क्या होती है। यथार्थता होती है कि आपका समन्वय होता है, कि आपका कल्पनाशीलता होता है, कि आपका अनुकरण होता है, ठीक ना। तो जो कौशल सीखने की पहली अवस्था अर्थात जैसे बालक शैशव अवस्था में होता है ना, शैशव अवस्था में होता है, और शैशव अवस्था जो होती है जन्म से लेकर 5 साल तक होती है, 0 से 5 वर्ष तक होती है। और आपको पता है कि जो बच्चे की सीखने की पहली अवस्था होती है, बच्चा किससे सीखता है, तो यथार्थता से नहीं सीखता है, समन्वय से नहीं सीखता है, कल्पना करके नहीं सीखता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। अनुकरण का मतलब क्या होता है, नकल करना। तो बच्चा आपको देखेगा जो आप काम कर रहे होते हैं उसका वो नकल करता है, और नकल करके वो चीज़ों को सीखता रहता है, ठीक ना। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण अवस्था कहलाती है, मतलब बड़ों से वह देख देख के सीखता है, यही होता है अनुकरण। ये बात को याद रखेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो आपको बता दें जो मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन बीने द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, बीने साइमन, एक महान मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है बीने साइमन, और इन्होंने अपने सहयोगी के साथ सफल बुद्धि परीक्षण किया था। कब किया था, तो 1905 में किया था। कब किया था, 1905। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बीने साइमन द्वारा 1905 में किया गया था, और इन्होंने इसी के आधार पर ही बालकों के मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि में बांटा। याद रखेंगे, मंद बुद्धि हो गया और चाहे आपका तीव्र बुद्धि हो गया, इसमें इन्होंने क्या किया, बंटवारा किया। ये बात को याद रखेंगे, बंटवारा किया, इस बात को ध्यान रखेंगे। और मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बीने साइमन द्वारा 1905 में किया गया था, और मंद और तीव्र बुद्धि में बंटवारा इन्होंने किया इसी आधार पे, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि होती है। तो शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या होती है, यही आपको बताना है। तो आप बताइएगा, मॉन्टेसरी विधि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ए है मॉन्टेसरी विधि, बी है खेल विधि, और सी है किंडरगार्टन विधि, और डी है ए सभी, ठीक ना। तो आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो शैशव अवस्था जो होती है वह 0 से लेकर 5 वर्ष तक होती है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, कहीं कहीं इसको 6 वर्ष भी माना गया है, ठीक ना। तो आप याद रखेंगे, तो 0 से लेकर 5 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको हम शैशव अवस्था का संज्ञा देते हैं। और इस अवस्था में जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको शिशु बोला जाता है। ये बात को याद रखेंगे, शिशु बोला जाता है। और जो शिशु होते हैं उन्हें हम मॉन्टेसरी विधि से भी, खेल विधि से भी, और किंडरगार्टन, तीनों प्रकार की विधियों से पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं बाल विकास में, ठीक ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, प्रक्रिया पर बल है, कि वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, कि उपयुक्त सभी पर होता है। याद रखेंगे, जब 16 नंबर क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बाल विकास में सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रक्रिया बता दूँ। जैसे गर्भावस्था होता है, जो बच्चे का गर्भावस्था होता है 0 से 9 माह तक होता है, इसको गर्भावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था जो होता है 0 से लेकर 5 वर्ष तक या 6 वर्ष तक बोला जाता है, इसको हम शैशवावस्था बोलते हैं, ठीक। बाल्यावस्था जो होता है वह 6 से लेकर 12 वर्ष तक होता है, इसको बाल्यावस्था बोलते हैं, ठीक। और इसके बाद किशोरावस्था होता है जो 12 से 18 वर्ष तक होता है, इसको हम किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक ना। इस सभी बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। यही बताना है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना ही बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही बात है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना ये भी सही है। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन करना ये भी सही है। तो आप उपयुक्त सभी को मानेंगे कि बाल विकास का अध्ययन जो होता है सभी अवस्थाओं का अध्ययन करना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर की बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ठीक ना। जो सेरल ऑफ फिटेस्ट होता है, जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया है। लैमार्क साहब दिए हैं कि आपका डार्विन साहब दिए हैं। ये बात आपको बताना है कि आपका हैरिसन के द्वारा दिया गया है कि आपका मैकडुगल के द्वारा दिया गया है, ठीक ना। तो जब आप देखेंगे तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का जो सिद्धांत है वह डार्विन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बीने साइमन मापन द्वारा किसका अध्ययन करते हैं, सामान्य बुद्धि का, कि विशिष्ट बुद्धि का, कि अभिवृद्धि का, कि अभिक्षमता का।
आपको बता दें, बीने साइमन परीक्षण के द्वारा सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। बीने साइमन जो होता है वह बुद्धि परीक्षण किया जाता है और बीने साइमन द्वारा इस बुद्धि का परीक्षण सर्वप्रथम 1905 में किया गया था। मैंने अभी आपको बताया भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, यही आपको बताना है। तो शारीरिक स्वास्थ्य है आपका, कि मानसिक स्वास्थ्य है, कि आपका थकान है, कि ये सभी है। आप बताएंगे दोस्तों, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, थकान भी होता है। तो इसलिए आप लोग ये सभी को मानेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि संवेगात्मक विकास को सभी प्रभावित करते हैं, ठीक ना। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो इस बात को बहुत ध्यान से जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो संवेगात्मक विकास होता है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, मानसिक योग्यता हो गया, थकान हो गया, सभी परिस्थितियाँ क्या करती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। आगे देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है, यही बताना है आपको। हरलाक का है, कि टीपी नन का है, कि आपका मैकडुगल का है, कि आपका रास का है। तो आपको बता दें, हरलाक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज के प्रभाव में बालक के विकास एवं अधिगम के किस प्रकार पड़ता है, उन्होंने अलग अलग प्रकार के मतलब अपनी अपनी राय रखे, ठीक ना। तो उनकी राय यही थी कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है और यह परिभाषा हरलाक साहब की। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखेंगे, बाड़ी दोष नहीं है, ठीक ना। तो बाड़ी दोष कौन सा दोष नहीं है, यही बताना है। कौशल में अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन और ज्ञानार्जन और व्यक्तित्व सॉरी ये प्रश्न आपका छूट गया। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखना है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, ये प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देखेंगे। सॉरी इसके लिए चाहूँगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन और ज्ञानार्जन, व्यक्तित्व समायोजन, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन, मतलब व्यवहार में परिवर्तन ही सीखने का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका 23 नंबर क्वेश्चन होता है कि बाड़ी दोष नहीं है, यही बताना है आपको कि बाड़ी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्टता उच्चारण, मतलब अस्पष्ट उच्चारण जो बोल रहा है, यह तो बाड़ी दोष है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। धीमी या तेज गति से बोलना, ये तो बाड़ी दोष के अंतर्गत हम नहीं रखेंगे। हकलाना और तुतलाना, ये भी बाड़ी दोष है। तीव्र और अस्पष्ट बाड़ी, ये भी बाड़ी दोष है। यहाँ पे देखिएगा, धीमी बोलना या तेज बोलना, या कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, यह बाड़ी दोष नहीं होता है। तो धीमी या तेज बोलना बाड़ी दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप धीमी भी बोल सकते हैं, आप तेज भी बोल सकते हैं, इसको बाड़ी दोष के अंतर्गत नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको, ये तो आपके बोलने पर डिपेंड कर रहा है कि आप तेज बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं, इसको बाड़ी दोष नहीं बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का सर्वोत्तम विधि है। तो मूल्यों के महत्व को बताना, कि मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन और उपयुक्त सभी, ठीक ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन को बहुत आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो मूल्यों के महत्व को बताना, बात तो सही है। मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा, अध्यापक में व्यवहार में मूल्य स्थापन, आप देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों को ध्यान से देखेंगे। अब आपका ऑप्शन बी गलत हो गया तो उपयुक्त सभी को आप मानेंगे नहीं। तो ध्यान देखिएगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना ही प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। यह अध्यापक के व्यवहार में बताया गया, इस बात को याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक की बात कर रहा है, शिक्षा देने की बात कर रहा है, न कि लेने की बात। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, यही आपको बताना है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, यही आपको बताना है। तो आध्यात्मिक मूल्य, ये मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, बताना है। तो आध्यात्मिक मूल्य ये तो है दोस्तों। एन केन प्रकरण धनार्जन मूल्य
और नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है। सांस्कृतिक और नैतिक और आध्यात्मिक ये मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित है, लेकिन एन केन प्रकरण धनार्जन मूल्य ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब मूल्यों का तात्पर्य मानव के जीवन के सकारात्मक गुण जो लोगों को प्रभावित करता है, जैसे नैतिक आचरण हो गया, आध्यात्मिक आचरण हो गया, सांस्कृतिक हो गया, और एन केन प्रकारेण धन अर्जन अनैतिक हो सकता है। यह मूल्य बल्कि नहीं है, यह दोष है। क्या है दोस्तों? दोष है। इस बात को याद रखेंगे। मतलब किसी भी प्रक्रिया से धन का उपार्जन करना ही ये इसका कारण है, तो इसलिए क्या होगा? गलत होगा। इस बात को याद रखेंगे, ये सभी सही हो जाएंगे। तो सम्मिलित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं सही है, नहीं सम्मिलित है, तो इसलिए बी को सही मानेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। यही बताना है दोस्तों आपको कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा हो सकता है। तो सामाजिक आर्थिक हो सकता है, कि आपका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक हो सकता है, कि आपका सामाजिक और राजनीतिक हो सकता है, कि आपका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक हो सकता है। यही आपको बताना है। तो याद रखेंगे व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप होता है, याद रखेंगे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में कुछ डिफाइन करें तो आपको बता दें कि मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और यही पूछा है दोस्तों कि व्यक्तित्व संगठन का रूप क्या है। तो व्यक्तित्व संगठन का रूप यही है कि मनोवैज्ञानिक होने चाहिए, याद रखेंगे, और शारीरिक होना चाहिए। यही बात आप लोगों को ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, ठीक ना। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, कैसा व्यक्ति होता है बताना है। अंतःमुखी होता है, कि बहिमुखी होता है, कि उभयमुखी होता है, कि सामाजिक निर्भर होता है। तो आत्म केंद्रित मतलब स्वावलंबी व्यक्ति की बात कर रहा है। तो आत्म व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को आप बोलेंगे जो अकेले रहना पसंद करता हो तथा वह बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस नहीं करता हो। इस बात को याद रखेंगे। वह स्वयं रहता हो, मतलब वह स्वयं पर डिपेंड रहता हो। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति क्या होता है? अंतःमुखी होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों? अंतःमुखी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतःमुखी मतलब वह स्वयं पर आधारित होता है, ठीक ना, स्वयं लेत होता है, स्वावलंबी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, ठीक ना। तो जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, तो ज्ञानात्मक व्यक्तित्व होता है, कि कलात्मक व्यक्तित्व होता है, कि बहुमुखी होता है, कि धार्मिक व्यक्तित्व होता है। आप इस प्रश्न को एक बार और पढ़िए और आपको मिल जाएगा कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर मतलब अंदर से बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तित्व का प्रकार होता है। तो बाहर की तरफ मतलब बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रकार होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न को आप बार बार से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि अंतःमुखी रहता तो अंतर की तरफ, और बाह्यमुखी है तो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर व्यक्त करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बहुमुखी व्यक्तित्व बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप एक सफल टीचर के नाते क्या करेंगे? तो उसके अभिभावक को शिकायत करेंगे, ये वाला आप काम करेंगे, कि मनोचिकित्सक के पास आप ले जाएंगे, कि स्वयं स्वयं उसे आप परामर्श देंगे, कि आप परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, कि उसको उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। उसके भाग्य पर छोड़ेंगे नहीं, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे नहीं। ये आपका दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और इसके बाद जो कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? मनोचिकित्सात्मक के पास आप ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। स्वयं उसे परामर्श देंगे और परामर्शदाता का भूमिका निर्वहन करेंगे और उसे सीखने में मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर की बात करेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, यही बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भाषा विकास का सिद्धांत इसमें से कौन नहीं है, यही आपको बताना है। तो अनुबंधन का सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत है। अनुकरण का सिद्धांत ये भी भाषा विकास का सिद्धांत है। और आंतरिक शक्ति का सिद्धांत परिपक्वता का सिद्धांत भी होता है, लेकिन भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन आप पर नहीं होगा। आंतरिक शक्ति का सिद्धांत जो होता है वह भाषा विकास का सिद्धांत नहीं होता है, यही आपको बताना होगा, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और पूरे आपका 30 प्रश्न की श्रृंखला हुई खत्म। 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न को देखें। और आज की वीडियो में जैसा आप लोगों ने देखा कि 23 फरवरी 2014 को जो यूपी टेट कंडक्ट कराया गया था और उसका प्रश्न आप लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छा रहा होगा।